सभी सखियों और श्रोताओं को और रेणु जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार। तो भाई हम लेकर हाजिर हो गए और बहुत सारे विषयों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। 3 बज गया, मुझे भी पता है कि आप भी इंतजार कर रहे होंगे और भाई हम भी बेसब्री से इंतजार करते हैं, है ना। और बड़े खास दिन है आज, जिसको कहना चाहिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुई बातें हैं। और वहीं हम आज बात करते हैं जब भारतीय क्रांतिकारी की बहनों की बात, तो उसमें आज हम किनकी चर्चा करने वाले हैं? आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रांतिकारी बीना दास जी के बारे में। और आज है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे मधुमक्खियों की जो दुनिया है उसके बारे में भी बात करेंगे कि उसमें भी चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। और आज दोस्तों आप सब जानते हैं कि आज दिन है धारावाहिक नेत्री हम लेकर हाजिर हैं डॉक्टर भारती पवार, सांसद दिंडोरी महाराष्ट्र से आप बातचीत सुनेंगे। शाइना एनसी कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगी और इसके साथ साथ आज विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस है जी, वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट डे है और इसके बारे में बात करेंगे। और क्योंकि साक्षरता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम सभी के लिए, हम सभी बच्चे जो हैं, बड़े हैं चाहे बूढ़े हों, कोई भी हो, सभी के लिए शिक्षा का अपना अधिकार है। तो कहते भी हैं कि घर में से ही शिक्षा शुरू हो जाती है। माँ जो होती है वो बच्चे की प्रथम गुरु होती है। तो हम चाहते हैं कि सभी देश के सभी घर के बच्चे पढ़े लिखें और आगे बढ़े, है ना। भाई देखो ऐसा है ना, मंजरी ने कह दिया चाहते हैं तो बहुत सारे लोग चाहने लगेंगे जी। बिल्कुल है, अगर आप कहेंगी तो वैसे भी चाहेंगे, है ना। सब लोग चाहते हैं यही। और हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाहना होता है, बल्कि अक्षरों का ज्ञान होना, साक्षरता जो है, निरक्षर रहना अपने आप में बहुत बड़ा अभिशाप है, कह सकते हैं, बड़ी तकलीफ की बात है। तो जाहिर है कि हम भी चाहते हैं कि कोई तकलीफ में ना रहे, तो सभी अक्षरों से रूबरू हों, उनको जाने कि कौन से अक्षर क्या कहते हैं, उनकी क्या अपनी भाषा है। तो इसलिए पढ़ना लिखना और जो है हमसे जब हो जाता है तो एक तरह से हमारा विकास भी होता है और मानसिक रूप से हमारा कुछ खुलापन आता है, विचारों में कुछ तब्दीलियां भी आती हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ लें और डिग्री हासिल कर लें, तो सिर्फ डिग्री कहने के लिए नहीं होती, उनसे बहुत हमारे दिमाग खुलते हैं। बिल्कुल। और अगर हम शिक्षित हो जाते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो हम जीवन में बहुत सारी जो हमारी कठिनाइयाँ आती हैं उनको हम हल कर पाते हैं। बहुत सारे मुद्दे होते हैं हमारे जीवन में और एक अच्छा जीवन भी बिता सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है भाई, और तो आज का दिन मनाया जा रहा है ना खास तौर से। और 17 नवंबर सन 1965 को यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था और तब से हम मना रहे हैं। लेकिन उसके जैसे घोषित हुआ 1965 में, तो जाहिर है कि जब सितंबर माह आया 1966 को, तो 1966 से ये मनाया गया। और इसका उद्देश्य व्यक्तिगत रूप से, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना है। यानी कि सबको व्यक्तिगत तौर पर भी बताना, कोशिश करके कि समूह में बताया जाए लोगों को कि किस तरह से साक्षर होना कितना ज़रूरी है। और फिर वर्ष 2009 और 10 को संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया। इसकी इतनी महत्ता को देखते हुए समारोह का आयोजन, बस्तियों में जाकर शिक्षा प्रदान करना जहाँ पर के लोग नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं पैसे की वजह से, इस तरह से जो दशक मनाया गया उसमें ख़ास तौर से घर घर जाकर शिक्षा की अलग जगाई गई, माता पिता को शिक्षा के महत्व बारे में बताना, फिर उनको जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करके कोशिश करना कि लोग शिक्षित हों। बिल्कुल सही बात है। और हम सभी को चाहिए कि जो हमारे अपने आसपास ऐसे बच्चों को हम खोजें, उनके बारे में जानें कि ये शिक्षा प्राप्त किस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्या कमियां हैं। तो अगर उनको स्कूल जाने में दिक्कत आ रही, फीस नहीं भर पा रहे हैं, किताबें नहीं है, तो आप सब लोगों को जोड़ करके कुछ थोड़ा सा सहयोग दीजिए और इस तरह से उनको आप स्कूल भेज सकते हैं। उनके लिए किताबें और यूनिफॉर्म, ड्रेसेस वगैरह सब खरीद सकते हैं। और ये भी देखना है कि उन बच्चों से जो आजकल बाल श्रम कराने लग जाते हैं, उस वजह से भी नहीं भेजते हैं बच्चों को पाठशाला, तो उन चीज़ों को भी रोकना हमारा ही कर्तव्य है। बाल श्रम की वजह फिर वही आती है कि आर्थिक तंगी होती है और इसलिए सोचते हैं कि बच्चा कमाने लगे तो हमारे घर में जो है पैसों से मदद हो जाएगी। तो वो जो है ना, जो हमें जड़ में जाना जरूरी है कि कारण क्या है। जैसे तुमने कहा ना कि शिक्षा नहीं दे पाने का कारण क्या है, तो ये तो एक मुद्दा हो गया कि पैसे की कमी। दूसरा एक विचारों की भी कमी होती है कि हम मानकर चलते हैं कि ज़रूरत क्या है, अंततः तो फिर शिक्षित होकर पैसा कमाना है तो पहले ही पैसा कमाना शुरू कर दो। तो ऐसा नहीं है।
ऐसे लोगों को समझाना, उनकी काउंसलिंग करना, उनके संग बैठ के कुछ सेशन करना, और ज़रूरत पड़ने पर जो भी आपके मुद्दे हैं जो शिक्षा के बारे में जो कह सकते हैं ना कि बड़े सशक्त पहलू हैं उसके, उनसे उनको रूबरू कराना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये चीज़ें हैं जिससे कि शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। आप सारे काम सबसे नहीं करवा सकते। अब जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, टिकट देखना है, स्टेशन आ गया प्लेटफॉर्म पर देखना कि किस स्टेशन पर उतरना है, फ़ोन नंबर याद करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। दवाएं हैं, दवाओं को पढ़ना, उनका नाम पढ़ना, ये सारी चीज़ें साक्षरता से जब आती हैं तो कितनी ज़िंदगी आसान हो जाती है। बिल्कुल। और इसके लिए क्या होता है कि चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, सबको पढ़ना ज़रूरी है। और अगर कहते हैं कि बालिका अगर शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को, बड़ी होकर के अपने समाज को, सब जगह वो बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकती है अच्छी। तो इस बारे में भी हमें ही सोचना है, और जो माँ का कर्तव्य होता है कि भाई वो बच्चे को बहुत टाइम दे, घर के सारे काम करने के बाद भी बच्चों को बैठा के पढ़ाए अपने सामने। तो वो उस तरह का जब माँ करती है कि हाथ पकड़ के लिखाना, समझाना, खुद बच्चे से ज़्यादा बोलना, तो वो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। और इसलिए बच्चों को इसलिए कहते हैं कि स्त्री जब शिक्षित होती है तो 2 कुलों को पढ़ाती है, यानी अपने खुद तो पढ़ती ही है, आगे आने वाली पीढ़ी को भी वही संस्कार देती है और शिक्षा के महत्व को समझती है। तो जाहिर है कि अपने बच्चों को भी एक और कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। बिल्कुल। और जो इस तरह के जो दिवस हम लोग मनाते हैं तो उसका उद्देश्य यही होता है कि सब लोग जागरूक हो जाए एक साथ, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि रेणु जी के जो घर के बुजुर्ग होते जो पहले नहीं स्कूल जा पाए, नहीं पढ़े, तो उनके लिए भी अलग से कक्षाएं चलाई जाती हैं। रात के क्लासेस होते हैं, कभी दोपहर के होते हैं। तो अगर उनको लगे, अपनी रुचि है, शौक है, तो उस तरह के क्लासेस में भी जाकर वो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल जाना ही चाहिए, रुचि हो नहीं हो, आप इसके महत्व को समझें। इसको प्रौढ़ शिक्षा अभियान भी कहते हैं। प्रौढ़ शिक्षा जो होती है, एडल्ट एजुकेशन, इसमें भी जाकर पढ़ाई करना चाहिए। वही कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो साक्षर होने की भी कोई उम्र नहीं होती है। और ऐसे कुछ लोग तो अपने आप ही अखबार आदि पढ़ के भी पढ़ना लिखना सीख लेते हैं। तो जैसे भी आपको लगता है आप कोशिश करें और शर्म ना करें। बिल्कुल सही बात है। अच्छे चीज के लिए कदम बढ़ाने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, कोई समय नहीं होता है ना? बिल्कुल। तो भाई गुरुजी के पास जाने से तो बहुत लाभ मिलता है। बिल्कुल। शारीरिक समस्याएं होती हैं तो किसी और के पास जाना पड़ता है। बिल्कुल जाना पड़ता है। वो बहुत जरूरी है कि कभी कभी पैर मुड़ जाता है, हाथ में चोट लग जाती है, तो अकड़न जकड़न जो भी समस्याएं हो जाती, तो उसके लिए हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। और ये विषय ऐसा है, यानी कि यूं कहें कि फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, अभी तक इनके बारे में बहुत ज़्यादा इतना प्रचलन नहीं था। लोगों को लगता था कि दवा खा लिया, खुद एक्सरसाइज कर ली या कुछ और कर लिया, या वो बहुत पारंपरिक रूप से उसको खींच तान के बिठा लिया हाथ पैर को और वो ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं है। बहुत अब लोग जागरूक भी हो गए हैं। और जाहिर है कि जब ये दिन मनाए जाते हैं तो इसीलिए मनाए जाते हैं कि लोगों को पता चले कि ये भी हमारे शरीर के लिए एक सही दिशा है और इनके क्या महत्व है। बिल्कुल। विश्व भौतिक चिकित्सा संघ, जो कि दुनिया के सभी भौतिक चिकित्सक या फिजियोथेरेपिस्ट का प्रतिनिधित्व करता है, इसकी स्थापना 8 सितंबर सन 1951 को हुई थी। वैसे इसे वर्ल्ड फिजियोथेरेपी कहा जाता है और इसकी आधिकारिक घोषणा 8 सितंबर सन 1996 को की गई थी। तभी से इस दिवस को मनाया जाने लगा। और जैसे कि हमने अभी कहा ना कि कभी मोच आ गई, जैसे तुमने कहा, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता है और धीरे धीरे किसी खास हम जोड़ों का, अपने शरीर के किसी भी संधियां बहुत सारी हैं, जैसे ना हमारे कोहनी में है, कलाई में है, कंधे में है, गर्दन में है, कमर में है, बहुत सारे हैं ऐसे जोड़, और सबके अलग अलग तरीके हैं। कोई पूरा 360 डिग्री तो नहीं घूमते, कुछ घूम जाते हैं, हाथ पूरा घूमता है, कुछ 180 डिग्री तक घूमते हैं, कुछ 45, कुछ 90। तो कुछ ऐसे हैं जो संधियां को कुछ कभी बहुत दिनों तक काम नहीं होता है तो उसमें जकड़न सी आ जाती है। बिल्कुल। अकड़ जाती हैं। जी। और जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं कि अगर आपको कहीं भी दर्द है, तो हमने देखा है कि हमारा खुद का भी अनुभव कि उंगलियों से ही उन्होंने दबाकर अंदाज लिया कि आपको इस जगह दर्द है, इस जगह आपकी हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। वो बहुत जल्दी उनका अनुभव जो होता है उस तरह से वो हमको बता देते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की पूरी आंतरिक संरचना जो है वो पढ़ चुके होते हैं, तो उन्हें पता होता है। और एक थेरेपी है, यानी कि अपने आप में एक इलाज का एक तरीका है।
जैसे कि हम कहते हैं एलोपैथी है, पैथी है, वैसे ये थेरेपी है जिसमें कि अलग अलग तरीके से व्यायाम, सेक और इन सब के माध्यम से इलाज किया जाता है। बिल्कुल। और ख़ास तौर से जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, अल्जाइमर रोग हो या पीठ का दर्द हो, जैसे हमने कहा ना अकड़ जाती है अक्सर, तो उसमें इसका इलाज इससे करते हैं। बिल्कुल। और पार्किंसंस रोग है, मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है वो है, और संधि शोथ जैसे आपने पहले भी कहा था, संतुलन विकार है, जलन या कोई जब दुर्घटना हो जाती है उसमें भी ये फिजियोथेरेपी दी जाती है। और इससे क्या होता है कि दर्द में राहत मिलती है, और जब ये देते हैं तो तनाव जो होता है वो भी कम होता है, और आपकी जो सहन शक्ति होती है उसमें भी आपको फायदा मिलता है। तो कई बार होता है ना रेणु जी की हमें चोट लग गई और हमारा हाथ ऐसा घूम गया और हम उसको सीधा नहीं कर रहे हैं कि दर्द होगा, लेकिन जब हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो ऐसी मसाज, ऐसी मालिश वगैरह सब करते हैं, प्रेशर पॉइंट उसको देते हैं कि वो ठीक से काम करने लग जाता है। ऐसे ही बहुत सामान्य ऐसी समस्या है, और खासतौर से हमें लगता है बहनों को ही ज्यादा होती है, फ्रोजन शोल्डर। जैसे कि हमारे कभी अक्सर हमारा हाथ पूरा नहीं उठता है, पहले तो पूरा उठना बंद होता है, फिर धीरे धीरे आधा भी नहीं उठता है, हाथ पीछे नहीं ले जा पाते, कंघी नहीं कर पाते, चोटी नहीं बना सकते। तो कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, या कभी कभी जब बहुत लंबे समय तक हमें प्लास्टर आदि चढ़ता है हाथ में, तो उसके बाद जब हमारा हाथ खुलता है और कभी ज़्यादा लंबे समय हो गया, 1.5 महीने से ज़्यादा, 3 महीना, 4 महीना, तो फिर वो हाथ जो है, हाथ या पैर जो भी शरीर का जो अंग होता है उसमें गति नहीं रहती है, या वो आप मूव नहीं कर पाता, मूवमेंट नहीं होता है। तो ऐसे में फिर उसको फिर उसी पूर्व दशा में लाने के लिए कि वो वैसे ही चलने फिरने लगे, हाथ पैर हमारा हिलने डुलने लगे, तो तरह तरह से इसमें सेकाई की जाती है, कुछ कुछ व्यायाम करवाते हैं। और एक बात और है मंजरी की, हम वैसे लाख सोचे घर में ना कर लेंगे, हो नहीं पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि खासकर क्या होता है महिलाएं सबके लिए तो कर देंगी और अपने लिए नहीं ध्यान देती। नहीं, तो ये बात तो हमारे भाई लोग भी नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग करवाते हैं। हाँ, उन्हें करवाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए कभी कभी डांट भी बहुत सुननी पड़ती है ना, कि अगर उनसे कहो कि एक्सरसाइज करो, नहीं करना भाई, तो ये भी चीज होती है, करने को कोई भी तैयार नहीं है। और एक बात और है कि खास तौर से 10 बार करना है किसी चीज को, 10 तक गिनती गिन के, अगर उसको 50 बार करना है तो हम 5 या 10 बार के बाद बोर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, इसलिए इनका महत्व अलग है। और सेक की भी जो बात होती है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, कुछ कभी वैक्स की सेक दी जाती है, तो ये वो देखते हैं कि बाकायदा कि आपको किस तरीके की सेक की ज़रूरत है, और उस तरह से इलाज किया जाता है। बिल्कुल, कभी कभी तवे पे कपड़े से भी कर लेते हैं सेक, उसमें बहुत सारी वो भी डालते हैं, औषधियाँ उनके साथ सेक की जाती है। बिल्कुल। और रेणु जी, इस तरह से इस साल विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2021 की जो थीम है वो रिहेबिलिटेशन और लॉन्ग्स कोविड-19 है। संगठन ने महामारी के मुद्दों से निपटने के लिए पिछले साल इसे अपनाया गया था, और इस थीम के साथ आगे बढ़ने का उन्होंने फैसला किया कि हम इसी थीम के साथ आगे बढ़ेंगे। और जो आज का कोरोना काल का जो चल रहा है, जिसमें संक्रमण फैला है, तो मरीजों के अंदर बहुत सी कमजोरियां आई हैं, सांस लेने में दिक्कत हुई है, हड्डियों और जोड़ों में दर्द हुआ है, तो इन सब परेशानियों में फिजियोथेरेपी कारगर साबित हुई है, बहुत फायदा हुआ है लोगों को। तो भाई शारीरिक गतिविधियां, जैसे हमने कहा, कार्यक्षमता को सही रखने में, और कुछ व्यायाम आदि के माध्यम से जो ये करते हैं हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, इसको समझना होगा हमें, और इसको मनाने का यही उद्देश्य भी है कि ये जागरूकता आए। जैसे हमने कहा ना कि पहले हम सोचते थे कि अरे फिजियोथेरेपी क्या करेगा, थेरेपिस्ट क्या करेगा, या हम फिजियोथेरेपी क्यों करवाएं, लेकिन इससे बहुत लाभ मिलता है, और ये एक अपने आप में पूरी एक विधा है ठीक करने की, तो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मुझे तो लगता है जिसको भी प्रॉब्लम हो जाए उस जगह पर उनका मतलब आपको परेशानी है तो आप एक बार उनको दिखाएं, अपना उपचार ले सकते हैं तो लीजिए, बताते हैं आपको कि हाँ, अब आप मतलब किसी के साथ जबरदस्ती तो है नहीं कि आप जाएं वहाँ पे, लेकिन जाके दिखाएं एक बार। नहीं, मतलब अगर आकर चिकित्सक कहते हैं तो आप अवश्य दिखाएं, उसमें ना सोचें कि ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा, हमने दवा कर ली है, बाकी इलाज करवा लिया, ऑपरेशन करवा लिया, ठीक हो जाएगा। ये अपने आप में एक विधा है, और अगर डॉक्टर आपका कहता है तो आपको ज़रूर उसका पालन करना चाहिए। लेकिन फिलहाल हमारा समय कहता है कि हम नेत्री धारावाहिक सुनवा दें। बिल्कुल। अपने घर से लेकर देश की तरक्की में महिलाओं ने हर तरह से अपना योगदान दिया है। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वह इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती है। इन्हीं सब चुनौतियों से उभर कर राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाली महिलाओं पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां।
नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, जो महाराष्ट्र के डिंडोरी से लोकसभा सांसद है। चर्चा शुरू करने से पहले उनकी जीवन की अब तक की सफर की एक झलक। महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक छोटे से गांव नरुल कलवा में श्री किसान राव और श्रीमती के शांताबाई के घर 13 सितंबर 1978 को भारती प्रवीण पवार का जन्म हुआ। भारती प्रवीण पवार ने अपनी MBBS की पढ़ाई NDMVP मेडिकल कॉलेज नासिक से पूरी की। आगे चलकर इनकी शादी अर्जुन प्रवीण पवार से 26 अप्रैल 2002 को हुई। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार 2012 से 2019 तक जिला परिषद की सदस्य रहीं। 2019 लोकसभा चुनाव में डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने महाराष्ट्र की डिंडोरी सीट से जीत हासिल की। आइए उनसे सुनते हैं उनकी जीवन की कहानी, उनकी जुबानी। नमस्ते भारती जी। नमस्ते शाइना जी। सबसे पहले ये सफर डॉक्टर से सांसद, राजनीति और डॉक्टर में क्या ताल्लुक है? नहीं, शायद ये सवाल मुझे हमेशा पूछते हैं कि डॉक्टर से सांसद तक कैसे पहुंच गए। इसमें थोड़ा मुझे मेरी हिस्ट्री की, मेरे ससुर जी थे जो काफ़ी साल वो एक विधायक के रूप से काम करते रहे जी। वो 8 बार लगातार भी थे जी, और वो ट्राइबल मिनिस्टर भी थे। और एक नाता उन्होंने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया है, कलवन करके हमारा जो तालुका है, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी 40 साल तक काम करते रहे और ज़िले में एक सीनियर लीडर में उनका नाम लिया जाता है। बहुत सारा काम किया है। उनसे प्रेरित होके और उनकी इच्छा थी कि आपने थोड़ा काम शुरू करे, तो जिला पंचायत से मेरा जिला परिषद मेंबर के रूप में 7 साल आप जिला परिषद में रहे और फिर वहाँ से डायरेक्ट जंप करके लोकसभा में, और वहाँ आप डिंडोरी कंस्टिट्यूएंसी जहाँ 2014 में आप हारे थे जी, वहीं 2019 में बीजेपी के टिकट पे जीत के आते हैं जी। इसका श्रेय किसको देते हैं? जी, मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि जब जिला परिषद मेंबर, जेडपी मेंबर में जब मैं काम कर रही थी, तो ग्रामीण के पूरे गांव तक पहुँचना हो, वहाँ की समस्या का निराकरण करना हो, और वो जो मुझे काम करने का मौका मिला लगातार 7 साल। और उसके बाद मुझे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब 2019 में मुझे एक मौका मिल गया, और आदरणीय नेतृत्व जिनका हम सभी एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं, आदरणीय मोदी जी को, उनके नेतृत्व में ये इलेक्शन का एक मौका मिला। और आज सांसद के रूप में काम करते हैं तो बड़ा गर्व और बड़ा अभिमान महसूस करती हूँ कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। तो क्या आपका मानना होगा कि जब आप मोदी जी के पार्टी में नहीं थे तो आप हारे 2014 में, 2019 में बीजेपी के टिकट पे आए तो फिर आप जीत के आए? जी ज़रूर। मैं तो वही कहूँगी कि 2014 में भी मैंने इलेक्शन को सामना किया मैंने, लेकिन जहाँ लोगों में एक नेतृत्व के रूप में मोदी जी की तरफ से जो लोगों की अपेक्षाएं थी और लोगों की अपेक्षाएं पूर्ति हो रही है, तो उसी का फिर 2019 में भी एक हमें देखने को मिला लोगों का रिएक्शन। तो मुझे लगा यही बात है कि आज हम। कौन से ऐसे योजनाएं हैं जो आपको लगता है कि सही मायने में आपके डिंडोरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में, डिंडोरी में नासिक और जो आपके रूरल सेगमेंट्स हैं, उससे फ़ायदा कैसे हुआ है? क्योंकि हम जानते हैं कि आपके यहाँ प्याज हो या फिर ग्रेप्स हो, कृषि ज़्यादा मायने रखता है। जी शाइना जी, मेरा जो क्षेत्र है पूरा एग्रीकल्चर है, कृषि उपज वहाँ पे मेन आते हैं, और आते ही नहीं बल्कि हम दुनिया को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो गुड क्वालिटी का जो प्याज है, अंगूर है, मक्का है,
ये सारा, और वेजिटेबल्स भी है, अनार है, तो ये सारा एक बड़ा पैमाने पे वहाँ पे कृषि उपज है जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, अच्छा क्वालिटी का भी रहता है। और उससे जुड़े हुए जो भी पॉलिसी डिसीजन है जो मैंने लगातार लास्ट 2 ईयर से अभी काम करते करते 2 साल में जो भी परेशानियाँ हुई है, तो उस टाइम में मैंने आके मिनिस्टर साहब से मिलके, आदरणीय पीयूष जी गोयल है, आदरणीय दानवे साहब जी है, आदरणीय तोमर जी है, तो उन्होंने जब भी है कुछ इशू आया है सामने कि जो किसानों के हित में काम करना है, तो उन्होंने वो तुरंत किया क्या है। किसानों ने फार्म लॉज और फार्म बिल को समझा है? जी, कुछ हद तक मेरे क्षेत्र से हो या नासिक ज़िले में हो या फिर महाराष्ट्र में हो, तो ये इस बिल को लेके पहले ही वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का गवर्नमेंट ने ये कर दिया था परमिशन, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसे भी वहाँ पे चालू है। और जो भी आज विधायक जो भी आज लॉ बने हैं, तो आज के तौर पर वो किसानों को मंजूर भी है, उस हिसाब से वो काम चल भी रहा है। महाराष्ट्र में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही विरोध है, और खुश है कि अच्छे से लॉज। पहली बार सांसद बनी और इसके बावजूद आपको एक अवार्ड मिला जहां बेस्ट डेब्यूटांट सांसद, इसके प्रति आपको गर्व होता है या लगता है कि ये लगन और मेहनत का फल है या भाग्य? जी नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना कि मुझे अवार्ड मिला, और नए एक सांसद के रूप में जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेके हम यहाँ पे काम करते हैं और जब अवार्ड मिलता है, तो मुझे तो लगता है हर कोई महसूस खुशी करता है। लेकिन अवार्ड मिलने के बाद और एक जिम्मेवारी बढ़ती है कि नहीं, अभी तो अवार्ड मिला है तो अभी और ज़्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। मैं तो मेरे सभी क्षेत्र के लोगों को यही कहती हूँ कि जो भी है, जो भी करना है, तो मैं वो पूरी लगन से, पूरी मेहनत से करूँगी। भारती जी, हमने देखा है कि जहाँ भी महिला सांसद जीती है तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख वोट से जीत के आती है, तो ये कहना संभव या सही होगा कि महिला जहां जीतती है वहां मार्जिन और समर्थन महिला ही देती है? जी ज़रूर, ये बात भी ज़रूर ये महत्वपूर्ण है। और मुझे खुशी है कि इस बार भी 2019 में जो महिला सांसद चुन के आई है, तो वो सबसे ज़्यादा महिला सांसद चुन के आई है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि लोगों ने अभी जो विश्वास है कि महिला अच्छे से काम कर रही है, महिला एक लगन से काम कर रही है, समझ रही है, उनके सवाल उठा के वो खुद काम कर रही है, लड़ रही है, झगड़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक समाज का जो परिवर्तन है कि जैसे महिलाओं को पुराने टाइम में थोड़ा कुछ ये था, लिमिटेशन था, लेकिन आज वो महिलाएं खुल के आ रही है। अभी पंचायत से लेके मैं काम करती हूँ, तो पंचायत हो, विधायक हो या फिर सांसद में हो, तो एक महिला लोक प्रतिनिधि के रूप में बहुत अच्छा काम कर रही है। भारती पवार के पीछे सपोर्ट सिस्टम कौन है? जी ज़रूर, ये तो मेरी फैमिली का महत्वपूर्ण तो रोल है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जहाँ भी महिला आगे आती है राजनीति में, परिवार से कोई राजनीति में है या फिर परिवार में किसी का सपोर्ट रहता है? मेरे बारे में तो ऐसा हुआ कि मैं एज अ डॉक्टर जब मेरी शादी हुई, तो उसके बाद भी मेरे पति श्री प्रवीण जी पवार, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया है कि आगे की पढ़ाई भी करो। तो मेरा MD का भी एडमिशन करवाया मेरे ससुर जी ने, मेरे हस्बैंड ने। तो उनका कहना था कि आप पढ़िए। जी, मैंने प्रैक्टिस थोड़ा एज अ रेसिडेंसशिप चल रही थी तो उसमें किया, और आगे पढ़ ही रही थी मैं। और उसके बाद मुझे मौका मिला तो मैं ज़िला परिषद में आ गई। तो मेरे पति का और मेरे ससुर जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है मेरे पीछे, और आज मेरी माता जी हो या सासू माँ हो, ये सब भी मुझे बहुत हेल्प करते हैं हमेशा। आपके कितने बच्चे हैं भारती जी? मतलब छोटा मेरा बेटा है तो वो 6 महीने का ही था जब मेरे पहले इलेक्शंस लगे, तो उसको तो पता ही है कि ये लगातार आना जाना चलता रहता है। और बेटी का भी अभी स्कूल तो 10th में है, तो मैं शायद उनको कम टाइम देती हूँ, लेकिन उनको समझता है कि नहीं, अभी काम बढ़ गया है और ज़्यादा ये करना पड़ता है। और लेकिन अच्छा भी लगता है कि कभी कभी वो भी हेल्प करते हैं। 2 साल पहले वो पूछ रहे थे कि आप लोग VC पे क्यों नहीं करते हो मीटिंग्स, और देखो कोरोना में हमने VC भी सीख लिया।
तो आज की जनरेशन काफ़ी फास्ट है और जनरेशन आज की जो बच्चे हैं तो वो बहुत आगे जाके सोचते हैं। तो मुझे लगता है उनसे भी मैं बहुत सीखती हूँ और इंस्पिरेशन उनसे भी मिलता है। लेकिन भारती जी, कहीं ना कहीं थोड़ा गिल्ट, अफसोस कि एक माँ जो एक डॉक्टर है और अभी राजनीति में आई है और ज़्यादातर आपको आपके क्षेत्र में प्रवास करना है, ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, इतना सारा लोड, बोझा, तो कैसे संभालते हैं? नहीं, ऐसे गिल्ट तो नहीं कभी हुआ क्योंकि परिवार ने हमेशा ही साथ दिया है। और जब मैं क्षेत्र में रहती हूँ और मुझे लगता है कि आज मैं शायद कम टाइम दे रही हूँ, तो मैं अगर पास जाना हो तो बच्चों को कभी कभी साथ भी लेके जाती हूँ और उन्हें भी सीखना है कि क्या काम है, क्या हम क्या कर रहे हैं और कुछ उनका भी पार्टिसिपेशन अगर आए इसमें, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अगर मतलब हम पहले से ऐसे सीखते जाए तो एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि मैं खुद भी मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे माताजी के साथ हम जाते थे गांव में ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ, तो वो आज भी मुझे भाता है कि नहीं, वहाँ वो जनरेशन, उनका काम, उनकी मेहनत, तो ये आज भी मुझे बहुत उपयोगी रहता है। तो मुझे लगता है मैं टाइम का थोड़ा कम लेकिन करती हूँ एडजस्ट। तो टाइम मैनेजमेंट की है? जी, की है। तो आप क्या समझते हैं कि आप जैसे महिला जो शिक्षित हैं, सुरक्षित हैं, आत्मनिर्भर है, एक तरफ आपको सही मायने में राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं थी, तो आपका ये जो स्विच है वो समाज सेवा के लिए है, सत्ता के लिए है, या क्या है आपके मन में? जी, सत्ता के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि जिस कंस्टिट्यूएंसी में से मैं आती हूँ तो मेरी एक ट्राइबल कंस्टिट्यूएंसी है दिंडोरी, और वहाँ के चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने जिला परिषद में काम करते हुए खुद देखा है कि कितने प्रॉब्लम्स है, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में है, माल न्यूट्रिशन है, पानी पीने का सुरक्षित पानी मिलना हो, तो ये सारी बातें हेल्थ कमेटी में हो या फिर स्टैंडिंग कमेटी में मैंने काम किया जो 7 साल, तो मुझे लगा कि और भी काम बढ़ाना चाहिए। और माननीय मोदी जी ने हमेशा कहा है कि एक सुशिक्षित मतलब जो पढ़े लिखे हो, जो युवा है, उन्होंने आना चाहिए, उनके प्रोफेशनल्स, उनके ज्ञान का उपयोग यहाँ भी होना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ पे लोग आएंगे जो पढ़े लिखे हो, जो उनको पता है क्या इम्प्लीमेंट करना है, जो कि एक पॉलिसी डिसीजन में अच्छे से प्रूव कर सके, तो बहुत सारा अच्छा काम हो पाएगा। और मुझे लगा उनकी ये बात बहुत ही सही है। जब आज हम काम करते हैं तो बहुत चैलेंजेस को देख के हम सोचते हैं, पढ़ते हैं और उसमें से कैसे रास्ता निकाले जाए। जी, तो ये बहुत हेल्पफुल है। लेकिन जिला परिषद और लोकसभा में अंतर क्या है? जी, बहुत अंतर है। जिला परिषद एक लिमिटेड, मेरे 13 ही गांव थे मानो, और आज मैं सांसद के रूप में 1300 गांव है, तो एक एरिया का बड़ा कितने किलोमीटर का रेडियस है दिंडोरी? मेरा एरिया वैसे तो एक जो बाउंड्री है उसमें से दूसरी बाउंड्री तक अराउंड 350 किलोमीटर्स का है। तो मुझे लगातार वो मेरे 10 तहसील आते हैं मेरे क्षेत्र में। बहुत प्रवास जी, बहुत प्रवास। तो मेरा एक राउंड भी होने को मुझे कम से कम 5-6 दिन लगते हैं अगर मैं 2-2 तहसील तक का एक इसमें। और आप बहुत प्रवास करते हैं? मेरा प्रवास बहुत है, मैं घर पे कम रहती हूँ और प्रवास इसीलिए करना पड़ता है कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं, जाते हैं, तो आप समझते हैं क्या है। क्योंकि लास्ट टाइम सूखा है तो उस टाइम मीटिंग्स किए, फिर बेमौसम की बारिश हो गई, नुकसान हुआ है खेतों में, पानी की वजह से खेत बर्बाद हो रहे, तो उस टाइम ये सब, जैसा कि एग्रीकल्चर कंस्टिट्यूएंसी है तो वो सब देखेंगे, वहाँ जाके अगर पंचनामे हुए हैं कि नहीं, वहाँ पे क्या हो रहा है, मदद मिल रही कि नहीं। तो ये सब बातें सिर्फ फ़ोन पे या फिर देखने से नहीं, हमें खुद वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी होता है। भारती जी, आपने कहीं बैंकिंग को लेके एक सवाल उठाया पार्लियामेंट में, कहा कि सभी पत्र आते हैं तो अंग्रेजी में, और कृषि क्षेत्र के आपके जो किसान हैं उनको सिर्फ हिंदी या मराठी पढ़ना आता है, तो इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।
क्या इसमें सफलता हुई? जी ज़रूर, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहा, जिनकी खुद आदरणीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने भी, उनका भी कहना था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पेपर्स आते हैं बैंक में, कोई भी फॉर्मेट आता है तो वो इंग्लिश में आता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रही कि या तो ये रीजनल लैंग्वेज, जैसे हमारे यहाँ मराठी है, या फिर हिंदी में हो, ताकि वो पढ़े और क्या है उसके नॉर्म्स क्या है उनको समझे और फिर वो साइन करे। नहीं तो बहुत सारा टाइम उनको पता ही नहीं होता है कि क्या पेपर्स पे वो साइन कर रहे हो, और बाद में पता चलता है कि किसान को ये पता ही नहीं था। तो शायद ये थोड़े छोटे चेंजेस है, लेकिन वो होने की ज़रूरत है। आपके क्षेत्र डिंडोरी में प्याज हो या अंगूर हो या मकई, हमने देखा है कि इरेगुलर वेदर पैटर्न्स और क्लाइमेट चेंज के साथ बहुत नुकसान होता है। एक तरफ आप के पिछले शासनकाल ने जलयुक्त शिवार का अभियान चलाया। कौन से ऐसे अभियान हैं जिससे आपको लगता है किसान को नुकसान नहीं होगा? ये तो सही है कि लगातार एक क्लाइमेटिक कंडीशंस को हम सामना करते हुए किसान कृषि उपज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें प्याज में भी भारी मात्रा में लास्ट ईयर नुकसान हुआ। अंगूर का तो ऐसा हुआ कि लास्ट टाइम हार्वेस्टिंग आ गया और कोरोना का लॉकडाउन शुरू हो गया, उसी टाइम भी थोड़े से वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गए। और आज भी हम क्षेत्र में घूमते हैं तो आज भी वहाँ पे कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं। लेकिन इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगातार 5 साल के लिए एक इंसेंटिव जो सब्सिडी रहती है एक्सपोर्ट के लिए, वो दी गई थी। तो उसका ऑटोमेटिकली उसका अच्छा ही लाभ हुआ किसानों को। तो वो 31 दिसंबर तक की थी और आज हमने फिर से डिमांड की है, रिक्वेस्ट की है कि वो सब्सिडी कंटिन्यू रखे ताकि किसानों को उसका फ़ायदा मिले। उसका प्रपोजल अभी दिया है, वो 1 जनवरी से आने वाला है। उसका अभी फाइनल हुआ नहीं है सब्सिडी, लेकिन वो होने वाला है। एक बात ये हुई। दूसरी बात जो है कि किसान रेल से हो या फिर ट्रेन से कोई भी हो, तो वो कृषि उपज के लिए 50% का सब्सिडी कृषि उपज के लिए दी है। मुझे लगता है ये भी बड़ी मात्रा में किसानों को लाभ है। जैसे आपने कहा कि जलयुक्त शिवार, हमारे मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, उनके टाइम पे ये अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हुई और आज अच्छा एक रिजल्ट भी मिल रहा है कि पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। और उसके कारण भी कृषि सिंचाई योजना हो या फिर अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनका किसानों को फायदा मिल रहा है। प्रायोरिटी में कौन से ऐसे 3 चीज है जो आप आपके क्षेत्र में करना चाहेंगे तुरंत? प्रायोरिटी में तो मेरा तो यही रहता है कि एमएसपी जो चालू है, तो एमएसपी की खरीद की योजना जो है बहुत अच्छी रही। लास्ट ईयर में हमने मक्का का जो टारगेट था वो 4 टाइम बढ़ा के लिया। आदरणीय दानवे साहब ने और पीयूष जी ने उसमें बहुत ही मदद की हमें। और जैसे वहाँ पे ज़रूरत है, जैसे कृषि उपज आ रहा है, वो सही मात्रा में उसका लाभ मिले। तो एमएसपी का अच्छा सा इम्प्लीमेंटेशन हो। और फिर आपने जैसा कहा कि पानी के बारे में ज़्यादा काम करना ज़रूरी है, तो मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि पानी के बारे में ज़्यादा, और आज जल शक्ति मंत्रालय हमारा उस हिसाब में काम भी कर रहा है। आज हमें खुशी है कि जो जल जीवन मिशन है उसमें ज़्यादा काम चालू हुए हैं। आज उसका डीपीआर का नीचे सर्वे हो रहा है, तो शायद इसमें मुझे और काम ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो भारती जी, आप एक परिवार से आते हैं जहां राजनीति आपके ससुर के समय से आप देखते आ रहे हैं, लेकिन उन महिलाओं के लिए जिनको ये फैमिली सपोर्ट नहीं है, उनके लिए कितना कठिन होता है, और उनके लिए क्या आप 33% आरक्षण के लिए संघर्ष करेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि आप एक महिला हो और फिर राजनीति में कैसा होगा ऐसे नहीं सोचना है। आपको बस काम करना है, और जब आप काम करते जाते हो लगन के साथ, जो चैलेंजेस है उनको देख के आप सीखते हो और आगे बढ़ते हो, तो मुझे लगता है हर एक जो लोगों का जो सपोर्ट है वो मिलता ही है। नेसेसरी नहीं है कि आप पॉलिटिकल फैमिली से ही आओ। तो मुझे लगता है एक पूरा डिवोटेड काम देखने का नजरिया। मुझे कहने का तात्पर्य, एक डॉक्टर आ रही है राजनीति में, उनको कोई जरूरी नहीं है इस गंदे क्षेत्र में आना, ऐसा एक
मानसिकता है, तो वो मानसिकता को कैसे बदलेंगे? नहीं, लेकिन यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, तो मुझे तो मतलब हमें खुद को तो अच्छा लगता है कि हम सोशल लाइफ में और ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऐसे ही डॉक्टर का सोशल लाइफ से ही अटैचमेंट रहता है, और यहाँ पे भी एज अ डॉक्टर वहाँ पे एक लिमिटेड रहता है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे फील्ड में काम करने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है अच्छा काम करो तो लोग कभी सोचते नहीं हैं कि आप कहाँ से आए हो, या फिर आप एक महिला हो, या फिर आपको आरक्षण है इसीलिए आप आ रहे हो, ये नहीं मैटर करता है। जैसे एक बच्चा जब मेरिट से खुद मेहनत करके मेरिट से उसका एडमिशन होता है तो वो ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। तो मुझे भी वैसे ही लगता है कि काम करो, काम इतना करो कि लोगों ने बोलना चाहिए कि हाँ ये काम कर रहे हैं, और उस हिसाब से हमें मौका मिलता है। मुझे लगता है लोग हर बार काम करने से मौका नहीं मिलता है, और टैलेंट दिखाने के लिए आपको एक मौका की आवश्यकता भी है जी। तो उस परिप्रेक्ष्य में जब आप देखें, आज 17th लोकसभा में हमारे पास 78 महिला है सांसद लोकसभा में। अब आप ये नंबर को देखें तो पिछले 2014 से अभी 2019 11 से 14% हुआ है, लेकिन अभी भी मंजिल बहुत कठिन है। जी, मंजिल बहुत कठिन है, और हम जैसा कहे कि और नंबर ज़्यादा आने चाहिए महिलाओं के, ताकि एक और अच्छा ये मिले कि महिलाएं इसमें भी कामयाब रही है, जो कि आज सांसद के मतलब सांसद के रूप में यहाँ तक पहुँचना और काम से हमारे लोगों को एक विश्वास दिलाना, ये सही में एक बड़ा चैलेंज है। और मैं मानती हूँ कि भविष्य में ज़रूर ये नंबर्स और बढ़ेंगे ही, और मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें और ये लेना चाहिए कि नहीं महिला है तो ये होना नहीं। जो ज़रूर आप काम करते हो तो आपको वो मौका मिलता ही है। आज बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं जो हमारी कि बहुत आगे आके काम कर रही है। सोशल लाइफ में भी आज कॉलेज की लड़कियाँ बहुत इन्वॉल्व कर रही है, और मैं तो कहूँगी कि हमारा तो इतिहास रहा है महाराष्ट्र का भी, और ऐसे ही कि जैसे राजमाता जिजाऊ का है, अहिल्या देवी होलकर जी का है, झांसी की रानी हो, सावित्रीबाई फुले जी हो, रमाबाई अंबेडकर जी, तो मतलब ये जो इतिहास है, और अंतराल में जाने वाली हमारी कल्पना जी चावला हो, तो मुझे लगता तो है आपको प्रेरणा मिलती है सावित्रीबाई फुले जी से? जरूर, मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। और उन्होंने अगर उस टाइम एक रेवोल्यूशन नहीं किया होता, क्रांति नहीं, उन्होंने तो बहुत झेला है हमारे लिए। जी, आपके हॉबीज क्या हैं? हॉबीज वैसे तो अभी ज्यादा कुछ टाइम तो नहीं मिलता है, लेकिन जब समय कॉलेज के टाइम में तो एज अ डॉक्टर तो पढ़ाई थी, लेकिन रीडिंग का ये था मुझे पहले। म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, और ट्रैवलिंग। अच्छा, स्वाभाविक रूप से एक महिला नेत्री जो है इंट्रिंसिकली वो ज्यादा मेहनती है, कॉन्शियंशियस है कि आपने मुझे कुछ काम दिया तो मुझे करके खत्म करना है, सिंसियर करना है। तो ऐसे कौन से आपके 2 या 3 क्वालिटीज हैं जो आपको लगता है आपको आगे लेके आए हैं? शायद मुझे लगता है कि जैसे कि मेरे ससुर जी थे कि बहुत काम करो, बस उनका यही था कि आप लोगों तक पहुँचो और उनका सुनो और काम करो उस हिसाब से। तो मुझे लगता है एक सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क एंड द टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं कहूँगी कि आगे आना ये नहीं, लेकिन लाइफ को हर एक को जिस आज जो भी फेस करते हैं आज की पीढ़ी हो, तो उनको ये सब करना ज़रूरी भी है। खास तौर से डिंडोरी से आपको उनके लिए क्या संदेश हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और आपके क्षेत्र के सभी वोटर्स के लिए? मुझे तो पहली बार तो मैं धन्यवाद कहूँगी कि उनके आशीर्वाद से मैं जीत के आई हूँ, यहाँ तक पहुँची हूँ 2 लाख वोट से। जी, और जो अपेक्षाएं उन्होंने रखी है, जो विश्वास दिलाया है, तो ज़रूर मैं मेरे पूरे कार्यकाल में तो बहुत काम मेहनत करने वाली हूँ। और एक बेटी की तरह मुझे, एक बहन की तरह मुझे उन्होंने हमेशा प्यार दिया है। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब क्षेत्र में घूमती हूँ तो सब ऐसे जैसे कि मैं एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, तो एक अलग सा नाता, एक अलग सा हमारे क्षेत्र के लोगों से मैं जुड़ गई हूँ। तो मुझे लगता है ये शायद राजनीति
राजनीति, अपार्ट फ्रॉम राजनीति, मुझे ये एक मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना अच्छा लोगों का एक समर्थन और समर्थन मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी होता है एक महिला के लिए कि मेरे पीछे मेरे परिवार तो है, लेकिन ये सब समाज भी है कि मैं आज काम कर रही हूँ तो मुझे सपोर्ट करे, और अच्छा लगता है जब ऐसे समर्थन मिलता है तो और ऊर्जा मिलती है, और उसी ऊर्जा से हम बहुत बहुत काम करते हैं। तो ये थी आपकी महिला सांसद डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, जिनकी कहानी आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। आज के शो में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और महिला सांसद से और जानेंगे उनकी संघर्षों की कहानी। मुझे अनुमति दे। नमस्कार। तो भाई ऐसा है ना कि कसम से की जो बात है ना, हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने भी कह दिया कि भाई हमने भी कसम खा ली है कि सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल रेणु जी। और हम बात कर रहे हैं आज क्रांतिकारी बीना दास के बारे में। तो बीना दास भारतीय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी महिला थी। हथियार उठाकर इन्होंने अंग्रेजों को खूब छकाया। 24 अगस्त सन 1911 कृष्णानगर बंगाल प्रांत में सुभाष चंद्र बोस के गुरु प्रसिद्ध ब्रह्म समाजी शिक्षक बेनी माधव दास और समाज सेविका सरला देवी के घर आपका जन्म हुआ था। अब भाई ऐसी जगह जन्म हुआ तो जाहिर है कि बचपन से ही उनके में क्रांतिकारी की जो कहने था संस्कार पड़ गए और उनके रगों रगों में वही खून बह रहा था। उन्होंने अपनी बहन कल्याणी दास जो क्रांतिकारी थी उनके साथ ही स्कूल के दिनों से ही अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाली जो रैलियां थी, सभाएं थी, उसमें जाने लगी। बिल्कुल। और वे अपनी माँ सरला देवी के निराश्रित महिलाओं के लिए बनाए गए आश्रम पुण्य आश्रम में भी हाथ बटाती थी। और इस तरह से कम उम्र में ही वे जीवन में मानवीय मूल्यों का स्थान होता है उसको समझने लगी थी, और स्वतंत्रता क्या होती है, आज़ादी के क्या मायने हैं, इस तरह के स्वभाव की क्रांतिकारी चेतना का विकास उनके हृदय स्थल और मानस पटल पर पोषित और अंकित हो रहे थे। यानी कि बचपन से ही वो सब चीज़ें देख रही थी। और उनके विचारों को दिशा मिली अपने परिवार से, देशभक्ति के माहौल से और बंकिम चंद्र चटर्जी और गैरीवाल्डी जैसे लेखकों की रचनाओं से, यानी कि उनकी पुस्तकों के पढ़ने से वे अक्सर जो पढ़ती थीं। अच्छी पुस्तकों का अध्यापन में जैसे कि कहते हैं ना कि असर पड़ता है, वैसे ही हमारे जीवन पर भी, हमारे व्यक्तित्व पर भी उसका प्रभाव आता है। बीना जी की माँ सामाजिक कार्यकर्ता थी, जाहिर है उसका भी पूरी तरह से असर उनके ऊपर आया। बीना दास की हायर सेकेंडरी की पढ़ाई सेंट जॉन डॉसेसन गर्ल्स स्कूल से हुई। वे कोलकाता में महिलाओं के संचालित अर्ध क्रांतिकारी संगठन की छात्र संघ की सदस्य थी। इसके लिए उन्हें 9 वर्षों के लिए सख्त कारावास की सजा भी मिल गई थी। और छात्र जीवन के दौरान साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए कुछ महिला जो छात्राएं थीं उनके साथ कॉलेज के दरवाजे पर धरना देकर उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत इस तरह से हुई। युगांतर क्रांतिकारी संगठन के साथ मिलकर दीक्षांत समारोह में डिग्री लेने के दौरान बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को अपनी गोली से निशाना बनाने का उन्होंने निश्चय ले लिया। इस संगठन में उन्होंने लाठी, तलवार और गाड़ी चलाना भी सीख लिया था। भाई बात 6 फरवरी सन 1932 के दीक्षांत समारोह की है, जब गवर्नर स्टैनली जैक्सन ने भाषण देना शुरू किया। तब सीट से वे उठी और गवर्नर के सामने आकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बस निशाना जरा चूक गया, गोली कान के पास से होकर गुजर गई। गवर्नर झट से मंच पर लेट गए अपने बचाव में। इतने में लेफ्टिनेंट कर्नल सुहरावर्दी ने दौड़कर बीना का गला एक हाथ से दबा लिया, दूसरे हाथ से पिस्तौल वाली एक कलाई पकड़कर सीनेट हॉल की छत की तरफ कर दी। फिर भी बीना दास गोलियां चलाती रही, लेकिन 5 गोलियां चूक गईं। उन्होंने पिस्तौल फेंक दी। मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने ऐसा साहस भरा कदम उठाया। बिल्कुल, वाकई बहुत मुश्किल काम था, लेकिन बाद में उन्हें पकड़ लिया गया, मुकदमा चला और उन्हें 9 वर्ष की सजा हो गई। जेल में उन्हें बहुत सारी यातनाएं मिली थीं, फिर भी उन्होंने साथियों का नाम नहीं बताया। उन्होंने अदालत में कहा, बंगाल के गवर्नर उस सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने मेरे करोड़ों देशवासियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैं गवर्नर की हत्या कर
सिस्टम को हिला देना चाहती थी। जब वे जेल से रिहा हुई, फिर वे भारत छोड़ो आंदोलन में गईं, तो 3 वर्षों के लिए नज़रबंद कर दिया गया। उन्होंने युगांतर के सदस्य जतिन चंद्र भौमिक से विवाह किया। फिर तो वे देश के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती रहीं और आज़ादी के बाद बंगाल विधानसभा की सदस्य भी बनी। और देखो, इतना संघर्षपूर्ण जीवन परिवार में बचपन से देखती रहीं। फिर उनके जब पति की मृत्यु हुई तो बहुत बड़ा मतलब त्याग की प्रतिमूर्ति कहना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो पेंशन मिलती है उसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। और उस समय के बहुत सारे ऐसे लोग रहे मंजरी, मैंने मतलब व्यक्तिगत तौर पे भी सुना है ऐसा। उन्होंने कहा देश को आज़ादी इसलिए नहीं दिलाई, इसलिए हमने नहीं अपनी आहुति दी कि हमें उसके बदले में कुछ मिले। ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमारा कर्तव्य था। तो इतने महान विचार थे उस समय लोगों के। और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया बीना दास जी ने, और उन्होंने पेंशन लेने से इनकार किया और ऋषिकेश के आश्रम में आकर रहने लगी। और फिर ऐसा नहीं कि वहाँ शांत रहीं, शिक्षिका के तौर पर उन्होंने अपना गुजारा किया, शिक्षा का प्रचार प्रसार करती रहीं और अपने साथियों के साथ पहले भूख हड़ताल करके उन्होंने अपने दर्द सहने की जो क्षमता है ना वो जांचती रहती थी। और ऐसा नहीं है, और भी कुछ मज़ेदार किस्से हैं, जैसे कि कभी जहरीली चींटियों के बिल पे अपना पैर रख देती, तो कभी उंगलियों को अपने आग की लौ पे लगा देती और देखती थी कि हम कितना सह सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सचमुच वो आग से खेलने वाली महिला क्रांतिकारी थी। बीना दास ने बंगाली में श्रृंखला, झनकार और पितृधन नामक 2 आत्मकथाएं लिखी और 26 दिसंबर सन 1986 को इस संसार से वे सदा के लिए विदा हो गए। रेणु जी, जब आप उनकी ये साहस भरी बातें पढ़ रही थी कि वो आग पर पैर रखती थी, चींटियों वो देखती थी, तो एकदम रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि कैसे अपने आप को वो लोग मजबूत बनाते हैं। और यूं कहें कि उसके बाद सबसे बड़ी बात जो लगती है कि किस तरह से बिल्कुल त्याग की प्रतिमूर्ति, और जाके फिर ऋषिकेश में रहने लगी इतनी दूर। भाई ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हम बात करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल आज हम मधुमक्खियों पर चर्चा करते हैं। उनका जो रचना संसार है बिल्कुल अलग है, और मेहनत करना तो भाई कोई इनसे सीखे, है ना। बिल्कुल। और संसार बहुत अनोखा होता है। एक एक बूंद शहद बनाने के लिए कितनी कितनी दूर चली जाती हैं, और जैसे लगता है कि पता नहीं कौन सी मशीन बनी हुई है इनके पास लगी हुई है जो इतना सुघड़ तरीके से बनाती है ना। बिल्कुल। कहीं बहुत ऊंचे पेड़ पर, पहाड़ी गुफा के अंदर, और कहीं भी अपने छत्ते बनाती है ना। बिल्कुल, जहाँ से किसी की नजर न लग जाए। यानी वो अपना हर काम गुप्त रखना चाहती है, एकांत की तलाश करती रहती है, लेकिन फिर भी जंगली जानवर, बंदर, भालू जो होते हैं वो उन्हें शहद पसंद होता है, और वो पेट भरने के लिए अपने उनके छत्तों पर हाथ आजमा लेते हैं। और जब धीरे धीरे पेड़ कम होने लगे तो छत्तों की जो संख्या थी वो भी कम हो गई, छत्तों की संख्या। लेकिन मधुमक्खियों के शहद पाने के लिए इनका बाकायदा पालन भी बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि मधुमक्खी जो वो है कीट वर्ग की प्राणी है और ये संघ बनाकर रहती है। इनसे, इस व्यवहार से हम एकता का महत्व भी सीख सकते हैं। बिल्कुल, है ना। यहाँ पर एक रानी मक्खी होती है, कई 100 नर और कई श्रमिक होते हैं। छत्ते बनाकर उसी के आसपास मंडराती हैं। इनके छत्ते से शहद के साथ मोम भी मिलता है। शहद जिसे खाकर जाहिर है कि हमें ऊर्जा मिलती है, मोम रोशनी से घर रोशन करता है। इतनी मेहनत का सबसे ज़्यादा फायदा मानव ही उठाता है, लेकिन ये इसकी परवाह नहीं करती, बस दिन रात मेहनत करती हैं, सब कुछ न्यौछावर करती हैं। तो सीख तो बहुत कुछ मिलती है, लेकिन कोई इनके छत्ते को छेड़ देता है तो उनका बुरा हाल करती हैं। यानी दुश्मन का मुकाबला, चाहे इंसान हो या जानवर, बदला ले ही लेते हैं। लेकिन हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा लिखा है कि ये परिश्रमी छोटे जीव हमारे पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे भोजन का हर तीसरा हिस्सा मधुमक्खियों के प्रयासों का ही नतीजा है। मधुमक्खी इतने सारे खाद्य पौधों को परागित करते हैं जो हमारे भोजन को स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाते हैं, जिसमें फल, सब्जियां, नट्स शामिल हैं। मधुमक्खियों द्वारा जीवन पर्यंत पराग इकट्ठा करने के कारण छत्ते में मौजूद शिशुओं को आहार में प्रोटीन उपलब्ध हो पाता है। अपने पैरों से पराग इकट्ठा करते समय कुछ पराग फूलों के नर घटक से मादा घटक तक पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया से मादा फूलों में निषेचन होता है और पौधे अगली पीढ़ी के लिए बीज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। कितनी अच्छी सी जानकारी इन्होंने लिखकर भेजा दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके वंश एपिस में 7 जातियां और 44 उपजातियां होती हैं। खास बात यह है कि मधुमक्खी नृत्य के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों को पहचान लेती है, और उनके जो परिवार में और दूसरे परिवार में कोई भी नृत्य करता आया तो वो उसे भगाकर ही दम लेती है। और इन्हीं में भुनगा या डंभर मक्खी सबसे आकार में छोटी और सबसे कम शहद बनाने वाली होती है।
और ये परागकण के मामले में अपना योगदान देती हैं। इनका बनाया शहद का स्वाद कुछ खट्टा होता है। आयुर्वेद में इसका शहद सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि ये जड़ी बूटियों के नन्हे नन्हे फूलों से शहद इकट्ठा करती है जहाँ अन्य मधुमक्खियाँ नहीं पहुँच पाती हैं। यानी कि सबका काम बटा हुआ है। और वैसे ही नाम भी कहीं कहीं अलग अलग हमारे जो प्रदेश है उसमें बोला जाता है, कहीं भंवर, कहीं भौरे, कहीं सारंग बोला जाता है। और ऐसे ही जानकारी मिली है कि राजस्थान में मोम माखी कहते हैं, मोम माखी, तो जाहिर है कि मोम बनाने वाली। वैसे भी जो इसका पालन होता है उसे मौन पालन कहते हैं। ये ऊंचे वृक्षों की डालियां मकान, चट्टान, विशाल छत्ते बनाती हैं, ये तो सभी को पता है। छत्ता करीब 1.5 से पौने 2 मीटर तक चौड़ा होता है, बड़े आकार का होता है और शहद भी बहुत एकत्र करती हैं। छत्ते से एक बार में 30 से 40 किलोग्राम तक शहद मिल जाता है। ये बहुत खतरनाक होती हैं, छेड़े जाने पर दूर दूर तक पीछा करती हैं, इसलिए इन्हें पाला नहीं जाता है। ये जंगलों में ज़्यादा रहती हैं। और पुतिंगा या छोटी मधुमक्खी ये भी खुले स्थानों में एक छत्ता बनाती है। डालियों पर छोटा सा लगता है, 20 सेंटीमीटर लंबा व उतना ही चौड़ा होता है और करीब 250 ग्राम या 500 ग्राम तक वो शहद उसमें से मिलता है। इसी तरह खैरा या भारतीय मौन मधुमक्खी ये भी ग्रामीण इलाकों में पाई जाती है। इन्हें सतकुचवा कहते हैं क्योंकि ये दीवारों और पेड़ों की खोखल में एक के बाद एक करीब 7 समानांतर छत्ते बनाती हैं। इसमें एक बार में 1-2 किलोग्राम शहद निकलता है। इन्हें पेटियों में भी पाला जा सकता है और साल भर में करीब अच्छी खासी मात्रा से में इनका शहद मिल जाता है जो हम मौन पालन करते हैं ना। एक साथ रहने वाली सभी मधुमक्खियां एक मौन वंश कहलाती हैं। एक मौन वंश में 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं, रानी, नर और कमेरी मक्खी यानी मजदूर मक्खी जो होती है। इनमें हजारों की संख्या होती है। रानी मक्खी केवल एक ही होती है। तो यदि वास्तव में पूर्ण विकसित मादा होती है, रानी मक्खी के पल अंडे देने का काम करते हैं। ये आकार में बड़ी चमकीली होती है और झुंड में बहुत आसानी से पहचानी जा सकती है। लेकिन भाई कार्यक्रम समाप्त हो रहा है और समय समाप्त हो चुका है। तो रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली सखी सहेली।